जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पुष्पांगों की पुष्पासन पर स्थिति। ठीक है, क्लियर। अब इस बात को हम पढ़ेंगे। पुष्पांगों की पुष्पासन की स्थिति के आधार पर 3 कैटेगरी बनाई गई है। कितनी कैटेगरी बनाई गई है? 3 कैटेगरी बनाई गई है। यहां पर ये पहली कैटेगरी है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है भाई? एक फ्लावर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसमें भी एक फ्लावर की स्ट्रक्चर, ये भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नजर आ रही है। बट कुछ डिफरेंट है इनके अंदर, उस डिफरेंट को ही जानना है। उस डिफरेंट के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि पुष्पासन पर पुष्प की स्थिति कैसी होती है। ठीक है, तो पहले तो मेरे को ये बताओ आप कि पुष्पासन कहाँ होता है, कैसे होता है पुष्पासन। जैसे हमने बात की थी कि ये है पुष्पवरंत। क्या है? पुष्पवरंत। ये है पुष्पवरंत, आप दिख रहा है? ये है पुष्पवरंत। अच्छा, पुष्पासन कहाँ होता है? पुष्पवरंत का जो शीर्ष भाग होता है, पुष्पवरंत के शीर्ष का जो भाग है वो थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ होता है, ऐसे फैलाव रहता है उसका, उसको पुष्पासन कहते हैं। एक्चुअल में फूल जो होता है पुष्पासन पे टिका रहता है, और पुष्पासन के नीचे होता है पुष्पवरंत। क्या होता है? पुष्पवरंत। बात समझ में आई आप? ठीक। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो पहली स्थिति में ये है अंडाशय, यहां पर ये है अंडाशय, और यहां पर ये अंडाशय। ठीक है, पहली स्थिति में अगर आप देख रहे हो तो पुष्पासन के ऊपर अंडाशय, इसमें भी पुष्पासन के ऊपर अंडाशय, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं। देखो, इस स्थिति में क्या होगा, अंडाशय सबसे सुपीरियर रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। कहां रहेगा? ऊपर रहेगा, और बाकी सारी चीजें अंडाशय के नीचे से निकलेंगी। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, सारी चीजें। ये बाह्य दलपुंज हो गया, ये दलपुंज हो गया, ये पुमंग हो गया यानी पुंकेसर हो गया। ये सारे कहां से निकल रहे हैं भाई? ये अंडाशय के नीचे से निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? एक स्थिति तो अपनी ये हो गई भाई, समझ में आ जाए तो आपको। एक स्थिति ये हो गई, ये दूसरी स्थिति है। इसमें देखो, ये है बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज, और ये पुमंग, लेकिन निकल कहां रहे हैं? ऊपर जाके। और ये क्या है? पुष्पासन। क्या है ये? अब इसमें जो पुष्पासन होता है वो वर्दी करके ऊपर की तरफ आ जाता है, ऐसे फूलों में, ऐसे फूलों में पुष्पासन ऊपर की तरफ आ जाता है। कहां जाता है? और पुष्पासन के किनारों से फूल के अदर पार्ट निकलते हैं। समझ में आ गई बात? ये दूसरी नंबर की कंडीशन हो गई। अब इनका नाम लेके भी हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले आप सिर्फ ये अवलोकित चित्र देख रहे हो, इसके आधार पे आप समझो इसको कि पहली स्थिति में क्या बोला जा रहा है और दूसरी स्थिति में क्या बोला जा रहा है। ये तीसरी स्थिति आ गई अपनी। ये तीसरी स्थिति में क्या है? देखो, ये है पुष्पासन। क्या है? और ये है अंडाशय। ये क्या है भाई? अंडाशय। और ये थैलेमस हो गया, पुष्पासन हो गया। अब यहाँ पे ये जो पुष्पासन है अंडाशय को पूरा कवर कर देता है। समझ में आ गई बात? पुष्पासन अंडाशय को पूरा कवर कर देता है और ऊपर जाके फिर अपने पार्ट निकालता है पुष्पासन, यानी पुष्पासन के शीर्ष यानी कोणों से ही निकलते हैं। ये बाह्य दलपुंज हो गया, ये दलपुंज हो गया, और ये पुमंग या पुंकेसर। लेकिन ये निकले कहां से? पुष्पासन ने पहले तो किसको कवर कर लिया? कवर कर लिया, और फिर ऊपर जाके निकल रहा है। फिर तो इनमें जो अंडाशय इन्फेरियर हो गया, नीचे की तरफ आ गया, इसमें सुपीरियर हो गया, इसमें बीच वाला हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने 3 कंडीशन समझाई आपको, तीनों समझ में आ गई? ठीक है, देखो सबसे पहली कंडीशन वाला डायग्राम याद करो। सबसे पहली कंडीशन वाला,
इसमें क्या होता है कि पुष्पासन पर जायांग सबसे ऊपर, जायांग यानी मादा जननांग सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। अन्य चक्कर नीचे स्थित रहेंगे, जो भी चक्कर हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो अंडाशय है वो सुपीरियर अंडाशय हो गया। कैसे हो गया? सबसे ऊपरी ऊपर हो गया अंडाशय। कैसे हो गया? ऊपरी ऊपर हो गया, ठीक है। तो आप हिंदी में इसको बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? ऊर्ध्ववर्ती, ऊर्ध्ववर्ती, वर्ती रहेगा ये। क्या रहेगा? ऊर्ध्ववर्ती, ठीक है। इस कंडीशन को आप कहते हो अधोजायांगता। याद समझ में आ गई? पहली कंडीशन को आप क्या कहोगे? अधोजायांगता। इस कंडीशन के अंदर जो पुष्पासन होता है उसके ऊपर बैठा रहता है जायांग, और जायांग के नीचे से यानी अंडाशय के नीचे से पुष्प के अन्य भाग निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सरसों, धतूरे का फूल, ये एग्जाम्पल है। तो आप देखो ये जो चैप्टर चल रहा है ना बच्चों, इसमें आपको एक अच्छी बात बता दूं, इसमें आपको किसी लैब की आवश्यकता नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए। समझ में आ रही है बात? इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कोई लैब की आवश्यकता नहीं। घर जाओ, जैसे समझ में आया धतूरे का फूल कहाँ मिलता है, तोड़ के देख लो सारा सिस्टम। ये सिस्टम वैसा ही सेट है क्या? सर ने बताया वैसा? नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास ले आओ, बताओ प्रैक्टिकल की लैब की कहाँ आ सकते हैं? कोई रसायन डालना पड़ा अपने? कुछ नहीं डालना पड़ा ना, हाथ से उसको खोल के। और धतूरे का फूल तो मैंने पहले बताया बड़ा सा होता है। धतूरे का फूल तो जो होता है वो बड़ा सा होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप अपनी रफ कॉपी रखो साथ में, पॉइंटों को तो नोट करते रहो क्या पढ़ रहे हो आप, ठीक है। एक है परिजायांगता, ये दूसरी वाली कंडीशन है भाई। जो दूसरा डायग्राम है वो कंडीशन है। दूसरे डायग्राम में क्या कंडीशन थी कि पुष्पासन अंडाशय को कवर करता लेकिन पूरा नहीं कवर करता, और पुष्पासन के शीर्ष पर कोनों से पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं। तो इसमें आप देखोगे इसमें पुष्पासन के किनारों पर से वृद्धि कर लेता है। यानी पुष्पासन कहां से वृद्धि कर लेता है? किनारों से वृद्धि कर लेता है। यानी ये पुष्पासन है तो ऐसे ऊपर निकल जाता है, ये पुष्पासन ऐसे किनारों से वृद्धि कर लेता है, तथा एक प्यालेनुमा आकृति बनाता है। कैसी आकृति बनाता है? प्यालेनुमा आकृति बनाता है, ठीक है। हो गई बात? प्यालेनुमा आकृति बनाता है और अंडाशय इस आकृति से परिबद्ध रहता है, परिबद्ध रहता है, लेकिन कंप्लीटली वो कवर नहीं होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। परिबद्ध ही रहता है लेकिन कंप्लीटली कवर नहीं रहता है। इस कंडीशन को आप किस में देख सकते हो? गुलाब में। प्रिमरोज प्लांट यदि नहीं मिले, आड़ू का प्लांट यदि नहीं मिले, तो गुलाब का प्लांट आपको मिल जाएगा। और इसके फूलों के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको परिजायांगता वाली स्थिति नजर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? ये तीसरी स्थिति है भाई, ये तीसरी स्थिति है। जायांग जो है प्यालेनुमा पुष्पासन के गहरे, यानी पुष्पासन तो प्यालेनुमा हो गया, और जायांग प्यालेनुमा पुष्पासन के गहरे तल में नीचे नीचे चला जाता है, तथा अन्य पुष्प चक्कर भित्तियों के ऊपरी किनारों पर लगे रहते हैं। जैसे ये बंद करके निकलता है तो अंडाशय की भित्री से संलग्न हो जाता है, फिर निकलते हैं। इस प्रकार जायांग अन्य पुष्प चक्रों की तुलना में पुष्पासन पर सबसे नीचे रहता है। जायांग कहाँ रहेगा? पुष्पासन में सबसे नीचे नीचे। इसके अंडाशय जो होते हैं वो इंफेरियर होते हैं, नीचे चला गया अंडाशय, ठीक है। जबकि पुष्प पत्रों में अनेक चक्कर उदरवर्ती कहलाते हैं। यानी अंडाशय तो जो है वो अधोवर्ती हो गया, लेकिन जो अन्य पार्ट है वो सुपीरियर हो गए। अंडाशय तो चला गया नीचे और पार्ट चले गए ऊपर। इसलिए कहा है, इसने क्या कहा है कि अंडाशय तो यहां इंफेरियर हो जाएगा, यानी अधोवर्ती हो गया, जबकि पुष्प पत्र यानी पुष्प के जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ये अन्य चक्कर उदरवर्ती हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन आपको सूरजमुखी, अमरूद, लौकी, सेब के फ्लावर में देखने के लिए मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी कंप्लीट हो गई। एक बार आप इन डायग्राम को वापस से देख लें, एक बार इन डायग्राम को आप वापस से देख लें, और ये इसकी डिटेल हो गई। अधोजायांगता
परिजायांगता और अधिजायांगता। ये हो गया आपका अधोजायांगता, परिजायांगता, अधिजायांगता। ये हो गया आपका अधो, और ये परि, और ये अधिजायांगता। तीन कंडीशन आ गई, ठीक है, क्लियर। तीन कंडीशन आ गई। इसमें आप सरसों का उदाहरण दे दो, इसमें आप गुलाब का उदाहरण दे दो, और इसमें आप सूरजमुखी का या लौकी के फूल का उदाहरण दे दो। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई, अच्छे से कंप्लीट हो गई ये बात, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। ये बात कल हमने थोड़ी सी डिटेल कर ली थी, लेकिन चलो आज इसको थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ लेते हैं। कल ही बात आ गई। एक प्रारूपिक पुष्प की रचना अथवा उसके भाग। अगर एक प्रारूपिक पुष्प की रचना देखें, हम जो स्टार्ट हुआ वहां से उसकी रचना देखें और उसके भागों को पढ़े, तो यहाँ पर उसके 4 भाग होते हैं। कितने? 4 चक्कर होते हैं उसके। कितने चक्कर होते हैं? हाँ, कहीं इनको डिवाइड करके, जैसे सहायक और मुख्य चक्कर में डिवाइड करके 2 चक्रों में रख दिया जाता है, कहीं इनके सारे नाम बोल दिए जाते हैं। तो सहायक चक्कर तो आपके कौन से आएंगे? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। और मुख्य चक्कर आपके कौन से आएंगे? पुमंग और जायांग। ये आपके मुख्य चक्कर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प में क्या अंतर है? पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प में क्या अंतर है? कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या डिफरेंट है? ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सारे चक्कर मौजूद हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, वो कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। और ऐसा फ्लावर जिसमें सारी चारों में से कोई एक भी एब्सेंट है, तो उसको आप क्या कहोगे? इनकम्प्लीट फ्लावर कहोगे। तो कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर दोनों में डिफरेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमने सहायक चक्कर की बात की। भाई, सहायक चक्कर और मुख्य चक्कर में क्या अंतर हुआ? अगर हम देखें तो देखो, इसको तो डिटेल से दे रखा है, चलो यहीं पे देख लेते हैं। सहायक चक्कर और मुख्य चक्कर, इनको मुख्य क्यों कहा गया? ये 2 चीजें हैं, पुमंग और जायांग। इनको तो सहायक कह दिया गया, इनको मुख्य क्यों कहा गया? रीजन, क्योंकि फ्लावर के अंदर जो जनन क्षमता जिन पार्ट में पाई जाती है, वो जनन क्षमता सिर्फ पुमंग और जायांग में होती है, बाकी इनमें कोई जनन क्षमता नहीं होती। तो ये सिर्फ पुष्प की सहायता ही करते हैं, उसको कवर करके रखते हैं। बाकी ये मेन काम तो यही करेंगे। फ्लावर का मेन काम कौन करता है? पुमंग और जायांग ही करते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? मुख्य चक्कर। और इनको हम क्या कहेंगे? सहायक चक्कर, ठीक है। पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प वाली बात आप नोट कर लेना, मैंने आपको बोल दी। ऐसे पुष्प अपनी रफ कॉपी में नोट कर लेना। ऐसे पुष्प जिनमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग चारों प्रेजेंट हैं, तो पूर्ण पुष्प, और नहीं है इनमें से एक भी अनकंप्लीट है, तो अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। देखो सामने देखिए, बाह्य दलपुंज कैलिक्स, आप इसको कैलिक्स कहोगे इंग्लिश में, ठीक है। और ये सी वर्ड भी याद रखना, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। नहीं, बाह्य दलपुंज कैसे होगा? चलो ये कैलिक्स इंग्लिश में याद रखेंगे, कैसे होगा, ठीक है। अगर बाह्य दलपुंज की बात की जाए तो कल ये बातें आ गई थी ना कल ये बातें। बाह्य दलपुंज कैसा होता है? यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर होता है और ग्रीन कलर में प्रेजेंट रहता है, और पुष्प को सहारा देने का काम करता है, उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखे, बाह्य दलपुंज के अंदर एक, जैसे मान लो ये बाह्य दलपुंज लगा हुआ है, ये बाह्य दलपुंज लगा हुआ है, तो इस अकेले को क्या कहेंगे हम? इस अकेले को हम कहेंगे क्या? सेपल, यानी बाह्य दल। क्या कहेंगे? अकेले को क्या कहेंगे?
भाई ये इसको तो कहेंगे बाह्य दल पुंज, और अकेले को क्या कहोगे आप? बाह्य दल। क्या कहोगे? यह आकृतियों आकार में लगभग पूर्ण समान ही होते हैं सारे, आप देख लो। ठीक है, इनका रंग हरा होता है, कुछ में हो सकता है, लेकिन कॉमनली आप बोलोगे तो इनका कलर जो होता है वो ग्रीन ही होता है। कुछ पुष्पों में अन्य रंग के भी पाए जाते हैं। इन्हें चलो ये बात हटाओ। पुष्पासन पर सबसे नीचे वाली पर्वत संधि पर लगे होते हैं। देखो पुष्पासन ये होता है, और पुष्पासन की सबसे नीचे वाली पर्वत संधि ये होगी, तो यहीं पर लगे रहते हैं। ऊपर तो फ्लावर आ ही जाता है, ऊपर तो फ्लावर आ ही जाता है। दलपुंज की अगर हम बात करें तो यह पुष्प का दूसरा चक्कर होता है, जो बाह्य दलपुंज के भीतर होता है। कहाँ होता है? बाह्य दलपुंज के भीतर होता है। और इसके अंदर अगर आप देखो तो ये विभिन्न रंगों में प्रेजेंट रहता है। सुगंधित पार्ट होता है, विभिन्न रंगों में होता है। ठीक है, और ये पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। क्लियर? कीटों को आकर्षित करता है ये। कीट अगर आएंगे तो क्या फायदा है? पुष्प पर यदि कीट आते हैं तो क्या फायदा होता है? बताओ बताओ। देखिए, कीट यदि पुष्प पर आते हैं तो क्या फायदा होता है? हाँ, वो परागकणों को ले जाके दूसरी जगह ले जाएंगे, इससे परागण की क्रिया चालू रहेगी और फल फूल बीज सही मात्रा में मिलते रहेंगे। नहीं तो जो जैव विविधता है, पादपों की जो विविधता है वो खत्म हो जाएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट आप करवाने जाते हो क्या? जंगल में लगाने जाते हो क्या पेड़ पौधे? लेकिन देख लो कितनी ग्रोथ हो रही है। हुई कैसे? वो उन पे पक्षी बैठते हैं, तो पक्षी भी अपने लाइफ साइकिल का हिस्सा ही है ना? तो इन चीजों को समझ के और बायोलॉजी के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग काम किया करो। इसके प्रत्येक पुष्प पत्र को दल कहते हैं। उसमें बाह्य दल कह रहे थे, अब एक पंखुड़ी को आप तोड़ लोगे तो दल क्या कहलाएगी? दल। ठीक है, और सामान्य भाषा में आप इसको क्या कहते हो? ये सामान्यतः रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? अब एक बात आती है परिदल। ये क्या होता है? जब ऐसा फ्लावर जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज आकार आकृति में लगभग समान आ जाए, तो उस कंडीशन में इन दोनों को एक साथ परिदल कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? ठीक है, परिदल पुंज, इसकी बात करते हैं। यही आ गया इसमें। जब बाह्य दल एवं दल आकार आकृति एवं रंग में भी समान हो तो सामूहिक रूप से इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परिदल पुंज कहा जाता है। ठीक है, हाँ वही बात आ गई। जब इनके सदस्य समान होते हैं तो उनको दलाब कहेंगे। क्या कहेंगे? दलाब। परिदल के सदस्यों को दलाब कहा जाता है। परिदल के सदस्यों को क्या कहा जाता है? दलाब। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में हो गया। एक बीजपत्री पादपों में प्याज और केला और ताड़ के अंदर ये बता रखा है। आवश्यक चक्कर, पुमंग और जाया, ये आपने बात पढ़ ली। आवश्यक चक्कर कौन से होंगे? पुमंग और जायांग। आवश्यक चक्कर क्यों कहेंगे इनको? एक मिनट, हाँ हाँ सही है। आवश्यक चक्कर या एक ही बात है भैया, आप कंफ्यूज मत होना। आवश्यक चक्कर या मुख्य चक्कर एक ही बात है। पुमंग और जायांग होते हैं। कौन से होते हैं? ये पुमंग के बारे में, एंड्रोसियम के बारे में हमने कल बात कर ली थी कि पुमंग यह पुष्प का तीसरा चक्कर होता है और नर जननांग होता है, ये बात कर ली थी। इसकी एक इकाई को हम क्या कहेंगे? पुंकेसर। और पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? परागकोश एक तो है, एक है योजी, और एक है पुतंतु। 3 पार्ट है। ठीक है, ये पुष्पासन पर लगे होते हैं
ऑब्वियसली पुष्पासन पे मिलेंगे आपको। दलपुंज एवं जायांग के मध्य, यानी जायांग सबसे अंदर रहेगा और दलपुंज यहाँ, तो इन दोनों के बीच में लगे रहते हैं, यानी पंखुड़ियों और जायांग के बीच में। कहाँ लगे होते हैं? पंखुड़ी और जायांग के बीच में लगे होते हैं। ये बातें आ गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे जल्दी चल रहा हूं। जायांग की बात की जाए तो ये पुष्प का सबसे अंदर का पार्ट होता है। जायांग की एक इकाई को क्या कहा जाता है? अंडप। और एक अंडप के कितने भाग होते हैं? 3। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, तो यह पुष्प का सबसे भीतरी भाग है या भीतरी चक्कर होता है, और पुष्पासन के सिरे पर, यानी बीच ही बीच में ये लगा रहता है, ऐसे पुष्पासन के सिरे पर पाया जाता है। ठीक है, एक टॉपिक और देखते हैं। ठीक है, पुष्प दल विन्यास। कैसा विन्यास? तो पुष्प दल विन्यास की बात करते हैं तो किसी पुष्प में बाह्य दलपुंज और दलपुंज के आपस में रहने का क्रम कैसा है? कि वो टच हो रहे हैं या खुले खुले रूप से हैं या एक दूसरे के ऊपर अतिव्याप्त है, कैसा है उनका? ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कुछ कैटेगरी है, जैसे कोर स्पर्शी, इसमें लिखने में सही नहीं आया तो मैं बोल रहा हूं, कोर स्पर्शी, व्यावर्ती, कैसा? व्यावर्ती, कोर छादी और दवजीय। याद कर लो, आपकी एनसीईआरटी में 4 ही है, इसके अलावा कोई नहीं है, चाहे कोई भी आए, और भी प्रकार है इनके, लेकिन आपको 4 ही याद रखने हैं। पहली बात तो आपको पुष्प दल विन्यास क्या ये जानना है, जब किसी फ्लावर के अंदर बाह्य दलपुंज और दलपुंज के व्यवस्थित होने का जो क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्प दल विन्यास कहते हैं। ये आपके कितने प्रकार का दे रखा है? 4 प्रकार का, कोर स्पर्शी, व्यावर्ती, कोर छादी और दवजीय। कोर छादी और दवजीय। ठीक है, पहली अगर हम बात करें तो पहली बात आती है कोर स्पर्शी। कौन सी? इस कैटेगरी के जो फ्लावर आते हैं, जैसे ओक, इस कैटेगरी के जो फ्लावर आते हैं ओक, इनके अंदर क्या होता है? जो दल होते हैं ना, दल, ये आपस में एक दूसरे के साथ टच रहते हैं, ऐसे एक दूसरे पे चढ़े हुए नहीं होते। इसमें कोर स्पर्शी में जैसे आंकड़े का फूल है ना, उसको तोड़ के देखो, छोटा सा होता है आंकड़े का फूल, और वो देखो ऐसे पेक रहता है, एकदम सुंदर सा पेक रहता है, तो उसमें देखो आपको जगह नहीं दिखेगी, ऐसे हल्की सी लाइन दिखेगी एक, तो उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो आपस में टच रहती हैं ऐसे, न कि ऐसे रहती हैं, ध्यान रखना, ऐसे नहीं रहती, ना ऐसे रहती हैं, वो सिर्फ ऐसे टच रहती हैं। और आप घर जाके, और आपके फ्लावर भी चिपका रखा है, उसमें भी आप देख सकते हो, ये जो पंखुड़ियां हैं वो इसने तो तुमने फैला रखा है, ऐसे नहीं फैले तो आप इसमें ऐसे टच ही दिखेंगी। वो समझ में आ गई बात? इसको आप कहोगे कोर स्पर्शी फ्लावर। कैसा फ्लावर है? कोर स्पर्शी फूल। उदाहरण आप किसका दे दोगे? आंकड़े का, ओक का, कैलोट्रोपिस। व्यावर्ती, इसमें क्या होता है कि जो दल, ठीक है, ये ओवरलैपिंग 2 की हो गई। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ऐसे एक पत्ती दूसरी पत्ती के ऊपर चढ़ी हुई होती है ऐसे, फिर दूसरी यहाँ इस डायरेक्शन में इतना ही कोना दबा हुआ है, फिर तीसरी यहाँ इस डायरेक्शन में इतना ही कोना दबा हुआ है, फिर चौथी यहाँ इस डायरेक्शन में इतना ही कोना दबा हुआ है। तो एक सुंदर क्रम में एक डायरेक्शन के अंदर ओवरलैपिंग रहता है इनके अंदर। जैसे आप गुड़हल की बात कर लो, गुड़हल के फ्लावर में ओवरलैपिंग रहती है पंखुड़ियों के अंदर। किसके अंदर? अब आप बात करें कोर छादी, जैसे गुलमोहर की हम बात करें तो इसमें ओवरलैपिंग तो रहती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ गई बात? यहां भी हो सकती है, अगली वाली यहां तक हो सकती है, फिर दो को कोई एक दबा के रख सकता है, या 2 उनके ऊपर चढ़ी हुई हो सकती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती बट ओवरलैपिंग होती है। तो इसमें भी ओवरलैपिंग होती है और इसमें भी ओवरलैपिंग होती है। इसकी ओवरलैपिंग एक डायरेक्शन में होती है, एक निश्चित दिशा में होती है,
जबकि इसकी ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल, इसकी अगर हम बात करें दाऊजी है, तो ये आपको मटर में देखने के लिए मिल सकता है। किसमें? मटर में कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे इसमें 5 दल होते हैं मटर के अंदर। एक ऐसे बड़ा होता है, फिर 2 पासरों में होते हैं ऐसे, फिर 2 अंदर छोटे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा, एक पंखुड़ी तो सबसे बड़ी होती है, फिर 2 अंदर छोटी होती है, फिर उसके अंदर 2 और छोटी होती है। अब मटर का फूल देखना अच्छे से, तो ये दौजा जैसा हो गया, झंडे जैसा। कैसा हो गया? इसलिए इसको दौजिए कहेंगे हम। क्या कहेंगे? तो ये एग्जाम्पल आप दे दोगे किसका? मटर का। किसका दे दोगे? तो ये 4 प्रकार के पुष्प दल विन्यास हुए। एक कोर स्पर्शी जिसमें कोने टच रहते हैं, एक व्यावर्ती जिसमें ओवरलैपिंग रहती है और एक सेम डायरेक्शन में होती है, कोर छादी इसमें ओवरलैपिंग रहती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, दौजिए इसमें 5 दल होते हैं, एक सबसे बाहर होता है, 2 अंदर और पासरों में होते हैं और 2 बीच में होते हैं और एक दौजिए जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आप किसमें एग्जाम्पल बताओगे? मटर के अंदर। किसके अंदर बताओगे? ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है भाई, बाकी का बाद में।